नमस्कार, राम राम। पीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। महाराष्ट्र की राजनीति में खेला शुरू हो चुका है और वो खेला विधानसभा चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था। महाविकास अघाड़ी के घटक दल उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जो नतीजे आए उसमें इन लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इनका भविष्य क्या है। और राजनीति में तत्काल भविष्य की चिंता हर किसी नेता को होती है। दूरगामी परिणाम क्या होंगे क्या नहीं होंगे इसकी चिंता नेता नहीं करते। तत्काल क्या फायदा होता है वो नेता सोचता है। अब नेता उद्धव ठाकरे हों या शरद पवार हों, सुप्रिया सूले हों या संजय राउत हों, ये सब अपने अपने फायदे में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में भाजपा को जो बढ़त मिली, जो वोट मिला और जो सरकार बनी, जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी अपना मुंह नहीं खोल पाए। अंदर ही अंदर उस घुटन को अब तक वो महसूस कर रहे होंगे कि मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे को ही बनना था। तो क्या कारण है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए? क्योंकि भाजपा ने जो कार्य किया, जो संगठन ने कार्य किया, जो संघ ने कार्य किया और जो प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने किया, बटोगे तो कटोगे, ये नारा बखूबी महाराष्ट्र के चुनाव में चला। तो खेला जो अब शुरू हुआ है वो संजय राउत, जिनकी सोशल मीडिया पर 2-3 दिन पहले खबरें चली थी कि उद्धव ठाकरे के यहाँ बैठक चल रही थी, उस मीटिंग में इनको पीटा गया या धुनाई की गई, शायद उतना नहीं हुआ जो कंफर्मेशन आ रही है। उद्धव ठाकरे के यहाँ जो मीटिंग चल रही थी उसमें संजय राउत जब बार बार बीच में विघ्न पैदा कर रहे थे तो उनको दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था। तो एक नेता के लिए ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। जो पार्षद, जो सांसद और जो विधायक उद्धव ठाकरे के यहाँ बैठे थे और स्वयं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इस खेल को देख रहे थे, तो कल संजय राउत बाहर निकल कर आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और देवेंद्र फडणवीस की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और ये प्रशंसा उन्होंने एक दिन पहले अपने शिवसेना का अखबार निकलता है सामना, उसमें भी की। तो देवेंद्र फडणवीस की जो प्रशंसा की, उससे तो यही लगता है कि संजय राउत के साथ जो दुर्घटना उद्धव ठाकरे के यहां घटी है वो प्रभाव संजय राउत पर जरूर पड़ा है। क्योंकि संजय राउत, आदित्य ठाकरे, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो शरद पवार के कहने में चल रहे थे, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते थे और मुख्यमंत्री पद की लालच में ही उद्धव ठाकरे से गठबंधन तोड़वाया गया। 2019 के चुनाव के बाद भाजपा के साथ गठबंधन तोड़वा दिया गया। उसके पीछे शरद पवार तो शामिल हैं ही, लेकिन उद्धव ठाकरे के सबसे निकट करीबी संजय राउत और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे शामिल हैं। तो वो बदला तो भाजपा ने ले लिया था, एकनाथ शिंदे को अलग करके ले लिया था और चाणक्य जो कहे जाते थे महाराष्ट्र के, शरद पवार, उन्हें आसमान से जमीन पर ला दिया था। क्योंकि एनसीपी को भी तोड़ने वाले देवेंद्र फडणवीस ही थे। तो अब देवेंद्र फडणवीस की जो भूरी भूरी प्रशंसा, भाजपा की प्रशंसा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर बात करने वाला ये संजय राउत समझ चुका है कि अगली बार अगर राज्यसभा जाना है तो देवेंद्र फडणवीस का साथ चाहिए। शरद पवार क्यों संजय राउत को राज्यसभा भेजेंगे, या कांग्रेस
क्यों संजय राउत को राज्यसभा भेजेगी? आज वो संजय राउत देवेंद्र फडणवीस की इतनी प्रशंसा करता है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस वो व्यक्ति हैं जो गढ़चिरौली गए। गढ़चिरौली नक्सलियों का इलाका कहा जाता है, आए दिन वहां मुठभेड़ होती रहती है पुलिस के साथ। तो गढ़चिरौली में जो विकास कार्य देवेंद्र फडणवीस अब करवाना चाहते हैं, तो उसकी भूरी भूरी प्रशंसा संजय राउत ने की और कहा कि भले ही हम विपक्ष में हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो कार्य कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। महाराष्ट्र का नाम पूरे देश में होगा। और यही बात सुप्रिया सुले जो शरद पवार की पुत्री हैं, वो भी देवेंद्र फडणवीस के कसीदे पढ़ रही हैं। और कहीं ना कहीं पिछले दिनों शरद पवार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। और जो मीडिया है और जो अंदर से समाचार निकल कर आते हैं, शरद पवार तो अपनी पार्टी का विलय कर देना चाहते हैं भाजपा के साथ ही, लेकिन पेच फंसा है कि अब वो अजीत पवार के साथ तालमेल करें, विलय करें या भाजपा के साथ करें। वो चुनाव से पहले ही ये घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभा में कर चुके थे कि छोटे दलों को बड़े दलों में विलय कर देना चाहिए। अब शरद पवार की मजबूरी है सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले सांसद तो बन गई हैं, लेकिन 2019 में भी शरद पवार ने पासा फेंका था सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनवाने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी उनकी चाल में नहीं आए। अब शरद पवार चाहते हैं, जो उनकी पार्टी अब सिमट कर रह गई है, अजीत पवार अलग हो गए हैं और विधानसभा में करारी हार मिली है, तो उनके पास 8 सांसद हैं। वो अंदर से ये कह रहे हैं कि भाजपा जो भी बिल पास कराना चाहती है वो हमसे समर्थन लेती रहे, लेकिन सुप्रिया सुले को मंत्री बना दिया जाए। लेकिन भाजपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। भाजपा चाहती है कि उनके सांसद भाजपा ज्वाइन कर लें, क्योंकि बिहार की राजनीति में भी उठापटक चल रही है, खबरें आ रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार दिखाई नहीं दे रहे कि पलटी मारेंगे। तो भाजपा लोकसभा में अपना पूरा बहुमत करना चाहती है, और वो कैसे करेगी इस पर वो काम भी कर रही है। उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद हैं, 8 सांसद शरद पवार के पास हैं, तो ये 17 सांसद और नीतीश के 12 सांसद ये कभी भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें से 1-2 सांसद भले ही ना ज्वाइन करे, लेकिन अंदर खाने भाजपा की तैयारी पूरी है। जिस वक्त अमित शाह को यह मालूम पड़ेगा कि नीतीश पलटी मार सकते हैं या चंद्रबाबू नायडू पलटी मार सकते हैं, उसी दिन या उससे कुछ घंटों पहले ये खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार भाजपा के साथ जाना चाहते हैं। भले ही वो गठबंधन करके जाएं, लेकिन उनके सांसद और विधायक ये चाहते हैं कि भाजपा में चले जाएं, भाजपा से गठबंधन ना करें, भाजपा के साथ चले जाएं। तो 272 का जो आंकड़ा लोकसभा में बैठता है, उसके हिसाब से कम 25 सांसद इस वक्त तैयार बैठे हैं जो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें उद्धव ठाकरे के 9 सांसद हैं और 8 सांसद शरद पवार की सहमति से भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। वो तो शरद पवार अभी असमंजस में हैं कि गठबंधन किया जाए, अजीत पवार में विलय किया जाए या भाजपा में विलय किया जाए। तो ये जो संजय राउत के सुर बदले प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सामना अखबार में, कहीं ये उस दिन की पीड़ा तो नहीं जो उद्धव ठाकरे के यहाँ मीटिंग चल रही थी, इनको बंद कर दिया गया कमरे में, लात घूसे चले या नहीं चले ये कोई व्यक्ति बताता नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है। तो संजय राउत
पूरा पक्ष कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस का। और देवेंद्र फडणवीस जिस हिसाब से पहले भी सरकार चला चुके हैं, तो वहां चाहे कांग्रेस के ही सांसद क्यों ना हो, वो भी टूटने पर, इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएंगे। उनको दोबारा चुनाव लड़वाकर भाजपा अपने पाले में ला सकती है। तो भाजपा छोटे छोटे दलों पर निगाह बनाए हुए है। और जो बजट सत्र आने वाला है, जिसमें बड़े बड़े बिल पास होने की चर्चा है, वक्फ बोर्ड बिल पास हो सकता है, तो उससे पहले 272 प्लस का आंकड़ा भाजपा अपने बलबूते करना चाहेगी। और इस पर काम पूर्णतया हो चुका है। मीडिया में खबरें जिस तरह की आ रही हैं, तो जो चिंदी मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, वो रोज नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा देते हैं। जून में जब चुनाव नतीजे आए थे, 10 दिन बाद से ये चर्चा चलने लगी थी, चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं, नीतीश कुमार नाराज हैं, चिराग पासवान नाराज हैं। तो ऐसे लोग जिनका आज तक कोई बयान नहीं आया, नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे, साथ में ही चलेंगे, और चंद्रबाबू नायडू ने तो आज तक कोई बयान इस तरह का जारी ही नहीं किया जो खिलाफ हो। इनके लोकसभा में सांसद खुल के वक्फ बिल के समर्थन में बोले। लल्लन सिंह को देख लीजिए, किस तरह से कह रहे हैं मुसलमान हमें वोट नहीं देता। तो लल्लन सिंह तो नीतीश की पार्टी से आते हैं। तो चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, इनके अलावा भी भाजपा ने बहुमत का प्रबंध कर लिया है। और ये आने वाले जो बजट सत्र है, उससे पहले आपको दिखाई देगा। तो महाराष्ट्र में खेला ही नहीं, महाराष्ट्र के कांग्रेस के सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं। चर्चाएं ऐसी हैं क्योंकि अभी तो फडणवीस ने शपथ ली है। फडणवीस को 1-2 महीने कार्य करने दीजिए, उसके बाद पूरा महाराष्ट्र आपको भाजपा में दिखाई देगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।